हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन एप्रिसिएशन में। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स को। एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स में ग्लाइकोलिसिस होती है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप उसको देख सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड में, और जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही चलती है। और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन में 8 एटीपी का फायदा होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी का फायदा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन को। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में हम लोग पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए को बनने में हमको प्राप्त होता है 6 एटीपी, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से 6 एटीपी का फायदा होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, ये तीनों प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के ही होते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही देखने को मिलती है। आज हमको बात करना है क्रेब्स साइकिल के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं क्रेब्स साइकिल। अभी आप क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के फुल डायग्राम को देख रहे हैं। ये है टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, सबसे पहले तो क्रेब्स साइकिल की जो स्टेप होती है ये सारे के सारे स्टेप्स एरोबिक रेस्पिरेशन के होते हैं। हमने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने थे। अब चूंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए क्रेब्स साइकिल भी 2 बार चलेगी। एक बार एक पायरुविक एसिड के लिए और अगली बार दूसरे पायरुविक एसिड के लिए क्रेब्स साइकिल चलेगी, यानी कि क्रेब्स साइकिल भी 2 बार चलेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए से बदलता है सिट्रिक एसिड। इस प्रोसेस में भी ढेर सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। जितने भी जीव शरीर के अंदर होने वाले जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सारे के सारे एंजाइम से ही कंट्रोल होते हैं, जिनको बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। एंजाइम होते हैं और हर एक रिएक्शन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एसिटिल कोएंजाइम ए से कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड। यहाँ पे एक एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेटेज, एक एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है एसिटिल कोएंजाइम ए को सिट्रिक एसिड में। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होती है सिस एकोनिटिक एसिड में, और सिस एकोनिटिक एसिड कन्वर्ट होती है आइसोसिट्रिक एसिड में। यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं एकोनिटेज, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं एकोनिटेज, एकोनिटेज। खैर एंजाइम्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है, यहाँ पे एंजाइम होता है एकोनिटेज। आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड में, और ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड बनने में एक NAD से NADH बनता है। ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को छोड़ेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड में। अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, और यहां से भी एक CO2 की गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, और NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। अब सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होती है सक्सिनिक एसिड में, और एक ADP से ATP बनती है। असल में यहाँ पे होता क्या है कि GDP बनती है। GDP कन्वर्ट होती है GTP में, GTP कन्वर्ट होती है ADP में, ADP कन्वर्ट होती है ATP में। तो मैंने इतना लंबा ना लिख करके डायरेक्ट लिख दिया है, ADP से ATP कन्वर्ट हो जाती है। फिर सक्सिनिक एसिड से बनता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में FAD से बनता है FADH, और फ्यूमेरिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। ऑक्सिलोएसिटिक एसिड बनने में NAD कन्वर्ट होता है NADH में, और ऑक्सिलोएसिटिक एसिड फिर एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक साइकिल होती है क्रेब्स साइकिल की, और क्रेब्स साइकिल एक एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप होती है, और पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार चलती है। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगी।
यानी कि इस साइकिल में जितने भी एटीपी बनेंगे उतने एटीपी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से क्रेब्स साइकिल में उतने ही एटीपी प्राप्त होंगे। अब अगर हम देखें तो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में जो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में हमको मिला था 8 एटीपी। 8 एटीपी हमको मिला था एरोबिक रेस्पिरेशन में, और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जब हमने पढ़ा था तो हमको मिला था 6 एटीपी। इतना हमने बना लिया था ग्लाइकोलिसिस में और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में। अब हम देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल से हमको कितनी एटीपी मिलती है। अगर हम यहाँ पे एक एटीपी पूल बनाएं तो एटीपी पूल में कितने एटीपी मिलेंगे हमको। सबसे पहले NADH एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि 3 NADH बनेंगे, 3 NADH बने, और एक NADH के मॉलिक्यूल से हमको 3 एटीपी मिलती है, तो 3 NADH के मॉलिक्यूल से 9 एटीपी हमको मिलेगी। एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 एटीपी मिलती है तो 3 NADH के मॉलिक्यूल से 9 एटीपी। FAD कितने हैं? FADH 1 है, और FADH के एक मॉलिक्यूल से हमको 2 एटीपी मिलती है। FADH एक ही है तो FADH से हमको 2 एटीपी मिलेगी। एक एटीपी डायरेक्टली भी बनी है, एक एटीपी डायरेक्ट भी बनी है। टोटल कितने एटीपी हो गए? 9, 2 11 और 1 12 एटीपी टोटल बने एक क्रेब्स साइकिल से। अब अगर पायरुविक एसिड 2 थे तो क्रेब्स साइकिल भी 2 बार होगा, यानी कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो गए? 24 एटीपी, यानी कि 24 एटीपी मिलते हैं ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। या आप ऐसा कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बने थे, उनके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 24 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अभी आप अगर देखें तो ये जो NADH है, ये है FADH है, इनसे सबसे एटीपी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। लेकिन अब चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ETS भी होती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि इस वाले प्रोसेस से इतनी एटीपी मिले। अगर ये 2 बार चलेंगे तो इतने एटीपी, यानी कि 24 एटीपी मिलेंगे। अब देखिए 24 6 30 और 8 38 एटीपी, टोटल कितने हो गए? 38 एटीपी। अब ETS में ये सब जाएंगे, ETS में एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स खत्म हो जाएंगे और टोटल हमको 38 एटीपी मिलेंगे। 38 एटीपी होता क्या है कि कभी कभी हमको 36 एटीपी भी मिलते हैं और कभी कभी हमको 38 एटीपी भी मिलती है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। हम लोगों में ब्रेन्स में और मसल्स में 2 तरह के साइकिल होते हैं, एक होता है मैलेट एस्पर्टेट साइकिल और दूसरा होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट साइकिल, जिसमें NADH से अलग अलग एटीपी मिलती है। कभी कभी NADH से 3 एटीपी मिलती है, कभी कभी 2 ही मिलते हैं। तो वहां पे 36 और 38 का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि मैलेट एस्पर्टेट साइकिल चली होगी तो हमको 38 एटीपी मिलती है। ये आज के सिलेबस के बाहर की बात है। आप इतना समझ लीजिए कि ये क्रेब्स साइकिल है और क्रेब्स साइकिल के कंप्लीशन से हमको 24 एटीपी मिलता है, जो कि चलता है 2 बार, यानी कि पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी। मिला हमको 24 एटीपी और टोटल बन गए 38 एटीपी। ये होती है क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस। क्रेब्स साइकिल के बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो NADH और FADH बने हैं क्रेब्स साइकिल में, और जो NADH बना है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, और जो NADH बना है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में, इनसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है और ये सारे स्टेप्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये 10th के लेवल तक ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बस बता दे रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन 5 कॉम्प्लेक्स में 2 कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है NADH डिहाइड्रोजिनेस और दूसरा है FADH। जो NADH
डिहाइड्रोजिनेस होता है ये NADH से ATP बनाता है, और जो FADH होता है ये FADH से ATP का फॉर्मेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स होते हैं ये सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है। सबसे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है, और इनर मेम्ब्रेन पे फिंगर लाइक इनर ग्रोथ होते हैं, फिंगर लाइक, जिसको क्रिस्टी बोला जाता है, जिसको क्रिस्टी बोला जाता है। और क्रिस्टी पे टेनिस के रैकेट के समान कुछ संरचनाएं होती हैं सारे क्रिस्टी पे, जिसको F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोला जाता है। इनको F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल बोला जाता है। एक वैज्ञानिक थे पेकर ने बताया था कि जो F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इन पे ATP सिंथेटेज एंजाइम होते हैं जो ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है इसी को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है, और यहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलती है। इसी के साथ आप लोगों का जो रेस्पिरेशन वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में जो रेस्पिरेशन वाला पोर्शन है इसमें हमने ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, एनिरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन O2 के प्रेजेंस में होती है और इसमें मच मोर एनर्जी रिलीज होती है, इसमें CO2 गैस निकलती है, वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ये O2 के एब्सेंस में होती है, इससे लेस एनर्जी मिलती है और CO2 गैस रिलीज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के कई सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर क्रेब्स साइकिल चलती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP बनते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस से सिर्फ 2 ATP बनते हैं, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। अब चूंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने थे इसलिए जब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो वो भी 2 बार चलेगा, और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में बनता है NADH, और NADH के एक मॉलिक्यूल एक पायरुविक एसिड से और एक मॉलिक्यूल अगले पायरुविक एसिड से बनेंगे, और एक NADH से 3 ATP मिलते हैं, यानी कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से टोटल 6 ATP मिलती है हमको। उसके बाद में क्रेब्स साइकिल चलते हैं। क्रेब्स साइकिल में एक FADH बनता है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए, या पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल के लिए आप कह सकते हैं कि एक FADH बनता है, 3 NADH बनता है और एक डायरेक्ट ATP बनती है, यानी कि पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से टोटल 12 ATP मिलते हैं क्रेब्स साइकिल में। अगर इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल 24 ATP, यानी कि 38 ATP का फॉर्मेशन होता है टोटल ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से। और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलती है जहां पे NADH और FADH से ATP का फॉर्मेशन होता है। कंफ्यूजन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी 36 ATP कैसे बन गई, कभी 38 ATP कैसे बन गई। तो हमारे अंदर बॉडी में 2 तरह के साइकिल चलते हैं, एक को बोलते हैं मेलेट एस्पर्टेट साइकिल, जिसमें NADH और FADH से ATP बनने को की जो साइकिल होती है, इसमें 2 तरह के साइकिल होते हैं, एक मेलेट एस्पर्टेट साइकिल होती है और दूसरा ग्लिसरॉल फॉस्फेट साइकिल होता है। जब मेलेट एस्पर्टेट साइकिल चलती है तो 38 ATP बनती है जो कि हमारे ब्रेन्स वगैरह में चलते हैं, और जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट साइकिल चलती है तो 36 ATP ही बनते हैं जो कि हमारे मसल्स में बनते हैं। ज्यादातर जो बॉडी के मसल्स होते हैं उनमें ग्लिसरॉल फॉस्फेट साइकिल ही चलते हैं। तो इस तरह से कभी कभी 36 ATP तो कभी कभी 38 ATP बनते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसी के साथ में ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सारा कंप्लीट हो चुका है। रेस्पिरेशन वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और न्यूट्रिशन वाले पोर्शन को भी हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। लाइफ प्रोसेसेस में अब अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा एक्सक्रीटरी पे, एक्सक्रीशन पे होगा, और
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ में लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन का पोर्शन यहीं पे कंप्लीट होता है।